एपिसोड 28। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे काजल और राजीव दोनों मिलकर तारा का पीछा करते हैं और उसे एक लड़के से बचाते हैं जो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करे जा रहा था। तारा के साथ वो हादसा देखकर राजीव को अपनी बहन की याद आ गई, जिससे पुरानी जख्म फिर से ताज़ा हो गई और वो बहुत सैड हो गया। उस समय काजल ने उसे संभाला और उसके दुख को कम करने की कोशिश भी करी। अगले दिन जब काजल और राजीव तारा को जगाने गए तो वो कमरे में नहीं थी, जिसे देखकर वो दोनों थोड़ा परेशान हो गए, पर फिर बाद में उन्होंने तारा को बाहर खुली हवा में टहलते देखा तो उनका मन शांत हुआ। अब देखना ये है कि क्या तारा सच में उस लड़के से प्यार करती थी जिसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। अब ये तो कहानी को आगे बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेघना को काजल को लेकर किसी तरह अपने कमरे में जाना था ताकि उसे सारी बात पता चल सके, लेकिन अब रुद्र आकर यहाँ पर बैठ गया तो वो कैसे जाए। अभी वो ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो अपनी पैर को देखते हुए जानबूझकर हल्के से साड़ी में फंसा लड़खड़ा कर गिर गई और ऐसे बिहेव करने लगी जैसे कि उसके पैर मुड़ गया है और उसमें मोच भी आ गई। मेघना को ऐसे अचानक से गिरे देख रुद्र जल्दी से सोफे पर से उठ मेघना के पास जाते हुए बोला, क्या हुआ मेघना, तुम ऐसे गिर कैसे गई? पता नहीं रुद्र जी, शायद साड़ी में मेरा पैर फंस गया था जिस वजह से मैं गिर गई और लगता है मेरा पैर भी थोड़ा मुड़ गया है, पर मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। अच्छा, एक तो तुम्हारा पैर मुड़ गया है, ऊपर से बोल रही हो कि मैं परेशान ना हो। तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठो मेघना, रुको मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ। मेघना अपना ही प्लान उल्टा पड़ते देख झट बोल पड़ी, नहीं नहीं रुद्र जी, आप बैठकर राजीव जी से बातें कीजिए ना, मैं काजल के साथ कमरे में चली जाती हूँ, वो मुझे कमरे तक पहुंचा देगी। क्यों काजल? मेघना ने काजल के तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी काजल उसके बात पर कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही रुद्र उसे अपने गोद में उठाते हुए बोला, मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम अपना मुंह बंद रखो। ये बोलकर वो कमरे के तरफ चल पड़ा। लेकिन मेघना अभी भी काजल के तरफ ही देखे जा रही थी और तारा के बारे में सोच रही थी, पर इस वक्त वो रुद्र से कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुप रह गई। रुद्र उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाते हुए बोला, अब तुम 1 मिनट बिल्कुल चुपचाप यहीं पर बैठी रहो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। खबरदार अगर तुम बेड पर से उतरी तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। रुद्र जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, तुम तो झांसी की रानी हो, तुम्हें भला क्या होगा? ये बोलकर रुद्र अपने अलमारी से दवाई निकालने लगा। रुद्र को परेशान देख मन ही मन मेघना बोली, शायद मुझे ऐसा झूठ मूठ का पैर का मोच का नाटक नहीं करनी चाहिए थी, बेकार में रुद्र जी परेशान हो गए, लेकिन अब मैं उन्हें कैसे बताऊं? तब रुद्र हाथ में मोच का दर्द ठीक करने वाली एक स्प्रे लेकर आया और उसके पैर को पकड़ते हुए बोला, मेघना कहाँ पर दर्द हो रहा है तुम्हें? अभी मैं ये स्प्रे लगा देता हूँ तो कुछ देर में ही आराम लगने लगेगा। अरे रुद्र जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी पैर क्यों छू रहे हैं? छोड़िए, मैं खुद लगा लूंगी, लाइए दीजिए। पर क्यों मेघना, मैं तुम्हारा पैर क्यों नहीं छू सकता हूँ? अगर तुम मेरे चोट लगने पर मेरा ख्याल रख सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसी लड़की भी इन सब बातों को मानती हो। ये बोल रुद्र हंसने लगा। इस पर मेघना भी तुरंत बोल पड़ी, हाँ हाँ हंस लीजिए, पर जरूरी नहीं है कि हर बातें गलत ही हो, मानने को तो मैं पहले प्यार को भी नहीं मानती थी। मेघना की ये बात सुनते ही रुद्र अपना चेहरा उठा उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तो अब क्या इरादा है प्यार के बारे में? रुद्र ने जानबूझकर मेघना से ये कहा, लेकिन मेघना ने बात घुमा दी और बोली, अब मेरे पास इस समय इन सब बातों के लिए समय नहीं है, आप यहीं पर बैठिए, मैं जाती हूँ। अब तो आपने मेरे पैर पर स्प्रे लगा दिए हैं ना, मुझे और भी बहुत सारा काम है, समझें? ये बोलकर मेघना उठ वहां से जाने लगी। तभी रुद्र ने उसके कमर को अपने हाथों से पकड़ उसे अपने तरफ खींचा, जिससे वो रुद्र के ऊपर गिर गई और रुद्र बेड पर गिर गया। जैसे ही दोनों बेड पर गिरे दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे और कुछ देर वैसे ही दोनों बस एक दूसरे में ही डूब गए। रुद्र धीरे धीरे कर मेघना के करीब बढ़े जा रहा था और मेघना भी उसके टच को महसूस कर रही थी।
वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्र भी उसके होठों को चूमने वाला ही होता है कि तभी अचानक नीचे से रुक्मणी की आवाज आती है, जिससे रुद्र और मेघना तुरंत हड़बड़ा कर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और मेघना शर्मा कर जल्दी से बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली जाती है। रुद्र बेड पर ही पड़ा हुआ खुद में ही बोलता है, क्या भगवान जी आप हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? एक तो मेरी बीवी कभी कभी ही मेरे पास आती है, ऊपर से उसमें भी कोई ना कोई आकर उसे फिर से मुझसे दूर कर देता है। आज तक मैं उसके होठों तक को चूम नहीं पाया हूँ। अब लगता है मुझे उसे लेकर कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा, वरना ये घर वाले तो मुझे जीवन भर ऐसे ही एक किस के लिए तरसा देंगे। ये बोल रुद्र आंख भर ही रहा था कि तभी राजीव उसके कमरे में बेधड़क आते हुए उसके पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ मेरे दोस्त, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? लगता है भेब से नाराज हो क्यों? नहीं यार राजीव, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस ऐसे ही। मैं सब समझता हूँ, दोस्त की बात क्या है? अच्छा क्या समझता है तू राजीव, जरा मैं भी तो जानूं। बड़ा आया, वैसे आजकल समझ तो मैं भी रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि क्या कर रहा है तू। रुद्र की बात सुनकर राजीव कुछ समझ नहीं पाया, इसीलिए वो रुद्र से बोला, ये तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ आजकल रुद्र? अच्छा राजीव, अब ज्यादा बन मत मेरे सामने। मैं जानता हूँ कि आजकल काजल और तेरे बीच में क्या चल रहा है, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि तुमने मुझसे ये बात अभी तक क्यों छिपा कर रखी है। शायद तू मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं है, क्यों? रुद्र जानबूझकर राजीव को गिल्टी फील कराने के लिए बोला। राजीव रुद्र की बात सुनकर झट बोल पड़ा, नहीं नहीं रुद्र, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये बात तुझे बताने ही वाला था, पर तब बीच में मुझे कुछ और जरूरी काम आ गया जिस कारण मैं तुम्हें नहीं बता पाया। पर सच में मेरा तुम्हें ना बताने का ऐसा कोई इरादा नहीं थी। प्लीज यार, अब तू मुझे नाराज मत हो। राजीव की सॉरी वाली बात सुनकर रुद्र हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, अरे बेवकूफ, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहा था। सच में मैं तुम दोनों के लिए बहुत बहुत खुश हूँ। तू भी मेरा दोस्त है और काजल भी मेरी दोस्त है। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि काजल से तू प्यार कैसे कर लिया? तुम दोनों के बीच तो हर वक्त बस झगड़े ही होते रहते थे। हाँ रुद्र, ये बात तो सोचने लायक है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब किसी इंसान को प्यार होता है ना, तो वो बाकी की सारी बातें भूल जाता है। शुरू शुरू में मुझे सच में काजल बहुत इरिटेट लगती थी, पर पता नहीं कब मैं उसे अपना दिल दे बैठा और वो मुझे अच्छी लगने लगी। खैर तू मेरी और काजल की बात इस वक्त छोड़ और मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। तेरा मतलब क्या है राजीव? रुद्र, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हें भेब्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने का एक मौका दे रहा हूँ, अगर तू लेना चाहे तो मैं बताओ। ये सुनते ही रुद्र झट बोल पड़ा, कैसा मौका? और एक मिनट, ये तूने ऐसा क्यों कहा कि मुझे मेघना के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका दे रहा है? हाँ तो सही ही तो बोल रहा हूँ ना यार। अभी तू ही तो भगवान को अपने दोनों के बीच की दूरी के बारे में शिकायत कर रहा था, तो समझ भगवान ने तेरी सुन ली। राजीव, इसका मतलब तूने छुपकर मेरी सारी बातें सुनी है? वाह रुद्र यार, एक तो मैं तेरी हेल्प भी करूँ, ऊपर से मुझी को आंख दिखाओ। छोड़ो, मुझे क्या परी है, मैं चला। ये बोलकर राजीव वहां से जाने की एक्टिंग करने लगा। तभी रुद्र भी खड़ा हो बोला, अच्छा चल, माफ किया तुझे, अब बताना क्या प्लान है तेरे पास मेघना के साथ टाइम स्पेंड करने का? अच्छा सुन मेरी बात रुद्र, आज रात मैंने होटल सिया, ये नाम एक काल्पनिक नाम है, मैं तेरे और भेब्स के नाम से कमरा बुक करवा दिया है। वो होटल घर से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। तो जब सभी रात में खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाएंगे, तब तुम भेब्स को लेकर चुपके से निकल जाना और सुबह होने से पहले वापस घर भी आ जाना। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? रुद्र राजीव की बात सुनकर उसके तरफ देखते हुए बोला, एकदम बकवास है। इस सब के लिए मेघना कभी भी नहीं मानेगी। वो तो मुझे ये सब सुनते ही 10 बात सुना देगी, ऊपर से मुझसे नाराज होकर अपना मुंह फुला लेगी, सो अलग। देख यार रुद्र, अब अगर तुझे भेब्स के साथ टाइम स्पेंड करनी है तो इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। तू भेब्स से झूठ बोल देना कि तू किसी ऑफिशियल पार्टी में जा रहा है, वहां पर बाकी लोगों के भी वाइफ आएंगी तो वो आराम से जाने के लिए मान जाएंगी। राजीव का प्लान सुन रुद्र बोल पड़ा, वाह। और वहां पर जाकर उसे ये बात पता चली कि मैंने उससे झूठ बोला है तो सारा मूड वहीं पर खराब। बिल्कुल बकवास बातें करता है तू।
अगर मेरा आइडिया बकवास है तो दोस्त तू ही बता, तेरे पास इससे ज्यादा अच्छा कोई और आइडिया है? नहीं ना, तो मैं जो कह रहा हूँ वो ही कर, और अगर वहां पर भेब्स थोड़ी नाराज हो भी गई तो तू उन्हें मना लेना। रुद्र, तू भेब्स को मना भी नहीं सकता है क्या? राजीव के ज्यादा फोर्स करने पर रुद्र ने हामी भर दी और बोला, अच्छा ठीक है, मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, पर अगर मेघना मुझसे नाराज हुई ना तो फिर तुम समझ लो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस पर राजीव हंसते हुए कहता है, अच्छा वो सब हम बाद में देख लेंगे, इस वक्त तू जा और भेब्स को ये बता दे कि आज रात तू उन्हें लेकर एक पार्टी में जाएगा। इधर मेघना जैसे ही नीचे आई वो रुक्मणी के पास जाकर बोली, हाँ माँ जी बोलिए, आपको क्या काम था? मुझे क्या काम होगा मेघना? मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं है। क्या आपने मुझे नहीं बुलाया? तो फिर मेघना, हो सकता है आपको ऐसा लगा होगा, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं माँ, हमें किचन में कुछ काम था तो हम जाकर वो खत्म कर लेते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, लेकिन आपने नशाता तो कर लिया है ना, या फिर अभी तक भूखी ही है? नहीं माँ, हमने नशाता कर लिया है। ये बोलकर मेघना वहां से किचन के तरफ चल पड़ी, लेकिन मन में सोचे जा रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने माँ की आवाज सुनी थी और रुद्र जी भी तो सुने थे। एक साथ दो लोगों को भ्रम कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। तभी वो किचन के चौखट से टकरा गई और लड़खड़ा कर नीचे गिरने लगी। तभी काजल ने उसे संभालते हुए बोली, अरे मेघना, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अभी अगर हम नहीं देखे होते तो तुम नीचे गिर जाती और तुम्हें चोट लग जाता। मेघना संभल कर खड़े होते हुए काजल के तरफ देख बोली, थैंक्स काजल, अभी सच में हम नीचे गिर जाते, पर क्या करे, हमारे मन में एक से एक उलझन लगा ही रहता है, वहीं सोचते सोचते हमने ये चौखट नहीं देखा। क्या बात है मेघना, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि अभी अभी तुम्हें रुक्मणी आंटी ने नीचे बुलाया? मेघना काजल की बात सुनकर एकदम से सन हो गई और झट से बोल पड़ी, मेरे मन में यही बात चल रही है, तुम्हें कैसे पता काजल? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं तो फिर? मेघना की ये बात सुनकर काजल थोड़ा मुस्कुरा पड़ी और बोली, अरे वो तो मैंने ही तुम्हें आंटी की आवाज देकर नीचे बुलाई ताकि मैं तुम्हें तारा के बारे में बता सकूं। ये बात सुनते ही मेघना के मुंह खुले के खुले रह गए और वो हैरानी के साथ पूछी, क्या तुम्हें माँ की आवाज निकालनी आती है? इस पर काजल हंसते हुए बोली, वो मैं बचपन में सभी की आवाज खूब निकाला करती थी, तभी से मैंने आंटी की भी नकल करने लगी थी। और कभी कभी वो कहती भी थी कि मैं बिल्कुल उनके तरह बोल लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखूं, शायद काम कर जाए। ये बात जानकर मेघना भी मुस्कुरा दी और कुछ देर बाद वो बोली, काजल, तुमने मुझे तारा के बारे में बताने के लिए बुलाया था ना, क्या हुआ है बताओ ना? मेघना, वो दरअसल जब कल रात मैं और राजीव तारा के पीछे जा रहे थे ना, तब मेरी नजर एक बार के बाहर पड़ी जहां पर तारा किसी लड़के के साथ अंदर जा रही थी। तभी मैंने भी बिना एक पल की देरी किए जल्दी से उसके पीछे उस बार के अंदर चली गई। और जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वो लड़का जिसके साथ तारा गई थी वो उसके साथ बहुत गंदी तरह जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो तो शुक्र है कि हम वहां पर समय से पहुंच गए थे, वरना आज तारा के साथ बहुत बुरा हो गया होता। और तो और तारा उस लड़के से प्यार करती थी। उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। इस सब के कारण उसका अब प्यार पर से भी भरोसा उठ गया है। वैसे वो बाहर से दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर सच तो ये है कि वो अंदर से बिल्कुल टूट सी गई है। इसीलिए वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती है। क्या तारा के साथ इतना सब हो गया काजल? ये बात सुनकर ही हमें इतना बुरा फील हो रहा है, और उसके साथ तो बीत चुका है। हमें तारा को इस वक्त एक दोस्त बनकर संभालना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस हालत में कुछ गलत कर बैठे। हाँ मेघना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इस वक्त उसे एक दोस्त की सच में बहुत जरूरत है जो उसे समझ सके। फिलहाल मैं अभी घर जा रही हूँ, तब तक तुम तारा से बात करने की कोशिश करो। अगर कोई जरूरी हुआ तो तुम मुझे कॉल कर देना। काजल ये बात बोलकर वहां से चली गई। तभी मेघना भी बिना एक पल गवाए जल्दी से तारा के लिए एक कप चाय बना उसके कमरे के तरफ चल दी। तारा अपने कमरे में खिड़की पर सहमी हुई सी बैठी बाहर की ओर टुकुर टुकुर देखे जा रही थी, मानो वो अब जीना ही भूल गई हो।
तारा को ऐसी हालत में देखकर मेघना को कभी दुख हुआ, लेकिन फिर वो अपने भावनाओं पर काबू पाते हुए दरवाजा खटखटाते हुए बोली, तारा क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तारा दरवाजा की खटखटाने की आवाज पर भी मुड़ कर नहीं देखी और ना ही कोई जवाब दिया। तारा के कोई रिएक्शन ना देने पर मेघना अंदर आ जाती है और चाय के कप को टेबल पर रखते हुए तारा के पास जाकर उसी खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और तारा को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, जानती हो तारा, जब मैं छोटी थी ना तो हमें हर वक्त हमारी बेगम अम्मा कहा करती थी कि भगवान ने हमारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। जब हम पैदा हुए तभी हमें इस दुनिया में मरने के लिए हमारे माँ बाबा ने अकेला छोड़ दिया। और जब हम शादी जैसी पवित्र रिश्ते को मानते ही नहीं थे और उससे नफरत करते थे तो उन्होंने हमें रुद्र जी के साथ बांध दिया। पर बेगम अम्मा हमेशा कहा करती थी कि भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं और ना ही गलत होने देते हैं। हाँ, ये बात और है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन कुछ समय बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि आखिर में वैसा हमारे जीवन में क्यों हुआ था, ताकि हमें वो मिल सके जिसके लिए हम बने हैं। मेघना के इतना सब कहने पर तारा सिर्फ एक ही बात बोली, आप क्या कहने की कोशिश कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेघना तारा को समझाते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बोली, तारा, हम ये तुम्हें बताना चाहते हैं कि आज भले ही तुम्हें उस लड़के की धोखे से बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर बहुत जल्द तुम्हारे लाइफ में वो इंसान आएगा जिसे पाकर तुम्हें ये एहसास होगा कि अगर भगवान जी ने उसे तुम्हारे लाइफ से ना निकाला होता तो फिर तुम्हें आने वाली खुशी कैसे मिल पाती। इसीलिए अब तुम उसके बारे में सोचने की बजाय ये सोचो कि भगवान ने तुम्हें उस जैसे गिरे हुए इंसान से बचाया है, इसीलिए इस बात को खुशी के साथ सेलिब्रेट करो। मेघना की बात सुनने के बाद तारा कुछ देर तो उसके चेहरे को घूरती रही, पर फिर झट से उसके गले से लगते हुए रोने लगी और बोली, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया और आज आप मुझे संभाल रही है। सच में मैं बहुत गलत हूँ। इस पर मेघना उसके बाल को हल्के से सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं तारा, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि तुम शुरू से ही अकेली ही पली बड़ी हो और मामा जी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे, इसी सब के वजह से तुम इन सब रास्तों पर चल पड़ी। पर अब सब ठीक होगा, तुम ये सब बातें भूल जाओ। अभी मेघना तारा को सांत्वना दे ही रही थी कि तभी उसके घर के मेन दरवाजे की बेल बजी, जिससे मेघना तारा को अपने से अलग करते हुए बोली, अब तुम ये रोना धोना बंद करो और ये लो चाय पियो, तब तक मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन आया है। और हाँ तारा, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम्हारे भाई को तुम पर शक हो जाएगा, समझी? तो अब ये अपना आंसू पोंछ लो। मेघना वहां से निकल गई और तारा भी अपनी आंसू पोंछ उस खिड़की पर से उतरकर एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। इधर दरवाजा की बेल की आवाज सुनकर रुक्मणी भी हॉल के तरफ आई, तभी मेघना पीछे से आती हुई बोली, माँ आप रुकिए, हम दरवाजा खोलते हैं। ये बोलकर वो दरवाजा खोलने चली गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला अपने सामने महेश को देखकर खुशी से उसके गले से लग गई। मेघना को इतना खुश देखकर रुक्मणी से रहा नहीं गया और वो भी दरवाजा पर आते हुए बोली, कौन है मेघना बेटा, क्या आप इन्हें जानती है? मेघना जल्दी से महेश के गले से अलग होते हुए बोली, आओ ना अंदर आओ, ये हमारी सासू माँ है। मेघना के ये बताने पर कि रुक्मणी उनकी सासू माँ है, महेश झुककर उनके पैर छू आशीर्वाद लिया। रुक्मणी भी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए। तब मेघना ने महेश का परिचय रुक्मणी से करवाते हुए कहा, माँ ये है महेश, ये हमारा मुंहबोला भाई है। वैसे तो कहने के लिए हमारा अपना कोई नहीं था, पर ये बचपन से ही हमसे राखी बंधवाया करता था और एक भाई की तरह हर बात सुना करता था। पर पढ़ाई की वजह से इसे गांव से बाहर जाना पड़ा और उसके बाद हम आज ही जाकर मिले हैं। मेघना की बातों को सुन महेश भी मुस्कुराकर बोल पड़ा, हाँ दीदी, हमें भी आपके बारे में सारी बात जानकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए हमें जैसे ही गांव से पता चला कि आप यहाँ पर हो, हम आपसे मिलने चले आए। अब हमारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ समय बिता ले। वैसे भी बचपन के बाद आज इतने सालों बाद हम मिले हैं। हाँ हाँ महेश बेटा, क्यों नहीं, आइए, ये आपकी बहन का ही घर है। हमें बहुत खुशी हुई कि आप मेघना से इतना प्यार करते हैं। ये बोलकर रुक्मणी जी महेश को अंदर ले गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड